पिछले हफ्ते मार्केट में काफी उठापटक हुई और एक नया सिस्टम क्लोजिंग के लिए बनाया गया है। उसकी वजह से मंडे टू फ्राइडे तक मार्केट में काफी दिलचस्प क्लोजिंग होती रही। शुरू के 2-3 दिन तो बहुत भारी उठापटक रही। धीरे धीरे आते हुए थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हुई वो फ्राइडे तक, लेकिन अभी भी उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे चार्टिस्ट को उसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि क्लोजिंग कहाँ पे माने। लेकिन सेबी और एक्सचेंजेस का यह कहना है कि वो रिव्यू जरूर करेंगे, लेकिन ये सिस्टम वापस नहीं होगा और ना इसमें कोई चेंज होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम है जो कि सी ए सिस्टम लगाया गया है। नतीजा ये है कि लास्ट वीक निफ्टी में बहुत मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। और एक चीज यह क्या कहा जा सकता है कि बुल्स ने मार्केट पे ग्रिप नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके कि बहुत ऊपर नहीं गया मार्केट, लेकिन ग्रिप उन्होंने बरकरार रखी है। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ईरान वाले मामले में क्या हो रहा है, डोमेस्टिकली क्या हो रहा है। तो इसको कैसे समझा जाए चार्ट के थ्रू। और क्या सबसे बड़ा सवाल है कि निफ्टी एक नए ऑर्बिट में 1000 पॉइंट की चला गया है, जाने वाला है या जाने के लिए तैयार है। इन सब पे बातचीत करेंगे। सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हमेशा की तरीके से। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट वीक मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हम लोग देख रहे थे कि निफ्टी काफी उसी दायरे के अंदर घूमता रहा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाके बंद होने में सफल रहा। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके, आपको क्या लगता है? बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आई थिंक ऐतिहासिक हफ्ता रहा ये। अब आपने क्या किया है कि हमारी 40 साल की जो डेली कैंडल थी, मतलब डेटा सीरीज ही चेंज हो गई है। देखिए बहुत, वैसे तो देखिए एक टेक्टोनिक शिफ्ट जिसको बोलते हैं ना, कि अर्थक्वेक के समय एक टेक्टोनिक शिफ्ट आता है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। जो लोग डेटा सीरीज या जो लोग हम हिस्टोरिकल डेटा जो लेके बैठे थे, जिस तरह से वो कैलकुलेट होता था, 40-46 साल के कैंडल सेंसेक्स के डेली बने हुए हैं, निफ्टी के 30 साल के कैंडल हैं। तो आपने वो पूरा मैट्रिक्स एक झटके में चेंज कर दिया है। तो अब देखिए, बदलाव जब होता है तो हमेशा थोड़े थोड़े तकलीफ, थोड़े एडजस्टमेंट्स के टाइम तो देने पड़ते हैं। अब बदलाव बड़ा है। बिल्कुल कहा जा रहा है कि ग्लोबल सब जगह यही चलता है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि अगर सब लोग सब कुछ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सब कुछ सब जगह ठीक ही हो, या वो ऑटोमेटिकली सही होने का प्रमाण हो जाता है। इंडिया के केस में हमको भी चीजों को देखना चाहिए था। और यहाँ पे कैश का मार्केट बड़ा इलिक्विड है, यहाँ बोरोइंग लेंडिंग नहीं है। तो आप कैसे लिक्विडिटी उस सेशन में देंगे, अब ये सब चीजें तो आगे होती रहेंगी। बट मेरा थॉट इसमें यही था कि पूरा का पूरा हमारा सेटअप अब हमको वापस, यू से ना, कि गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड टाइप्स, अब हमें जाके फिर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उन कैंडल्स को भी देखना पड़ेगा, इन कैंडल्स को भी देखना पड़ेगा। अब दोनों को कहीं ना मिला के कहीं कुछ चलना पड़ेगा। बट मेरा थॉट यही था, जो मैंने ट्वीट भी किया, कि देखिए मुझे सिस्टम से तो कोई दिक्कत नहीं, नया सिस्टम आ रहा है, हर आदमी अडेप्ट होता है। बट थॉट क्या था इस सिस्टम का, कि आप वॉलेटिलिटी कम करना चाहते थे। आप एंड ऑफ द डे मैनिपुलेशन जो हो रहा था कहीं, या जो भी लोग बोल रहे थे वो हो रहा था, ऊपर नीचे बहुत हो रहा था, उसको कम करना चाह रहे थे। अब आपने कर क्या दिया? मुझे नहीं याद लास्ट 4-5 साल में कि कब निफ्टी 750 पॉइंट प्लस माइनस लास्ट 15 मिनट में, 3:15 पे बाजार बंद कर रहे, 3:15 से 3:30, मुझे नहीं याद लास्ट 4 साल में कब निफ्टी 750 पॉइंट प्लस माइनस हो गया, नहीं हुआ है। बट आपने पोस्ट क्लोजिंग में वो विंडो उतनी लंबी खोली हुई है, तो मैंने वही ट्वीट किया था कि नया सिस्टम है। ये जो बैंड है इसको नैरो करके 0.5% के करीब करना चाहिए। 200 प्लस 125 पॉइंट और माइनस 125 पॉइंट, या 150 पॉइंट, एक एक 0.5% का बैंड करेंगे तो तकरीबन 250-300 पॉइंट का अगर रेंज पकड़ के चले, 150 ऊपर और 150 नीचे, वो एक जेन्युइन बैंड हो जाएगा। और वो वॉलेटिलिटी को भी कर्व करेगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मीट हो गया, कि आपने आपने वॉलेटिलिटी को, जो लास्ट का मैनिपुलेशन होता था, 400-500 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे होता था, उसको आप संभालना चाह रहे थे, तो वो आपका एक हो गया, क्योंकि आपने नैरो बैंड दे दिया। और हम्म। आपका सिस्टम भी लागू हो गया, और कैश वाला वो भी चलने लगा। तो आई थिंक वो होना चाहिए था। और कहीं मुझे लगता है कि एक चीज चूक हो गई, कहीं एक मॉक सेशन 1-2 पहले अगर रख लेते, और सबको इसका पहले आइडिया लग जाता है। एकदम फिजिकल अगर आप करते हैं, जहां आपका पैसा दारोमदार पे लग गया है, तो सीधा, इसीलिए लोग ज्यादा इमोशनल भी हो गए। और लाजमी भी है होना, जिसका नुकसान हुआ रहेगा वो थोड़ा थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाएगा। तो थोड़ा एक आध मॉक सेशन हमेशा एक्सचेंज कराता है। आई थिंक एक आध मॉक सेशन अगर पहले हो गए होते इसके, तो लोगों को थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ जाती। बट अब क्या है, अब तो क्या है, तीर कमान से अब निकल चुका है, तो अब आप उसको वापस, तरकश में तो गोली निकल गई है, तो वापस बैरल में तो जाएगी नहीं है, निकल गई है। आई थिंक इसी के बीच में, आई स्टिल बिलीव, जो मैंने एक्सचेंज को भी मार्क की थी, एक रिक्वेस्ट, कि आप फिलहाल के लिए बैंड 0.5% प्लस माइनस करके रखिए। उसमें आपको एक 250 पॉइंट का दोनों तरफ फ्लक्चुएशन भी मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल 250 पॉइंट का, 125 ऊपर 125 नीचे। और जो हम्म। आपका ऑब्जेक्टिव था, वो भी मीट हो जाएगा।
और जैसे-जैसे ग्रेजुअली लोग इसको यूज्ड टू हो जाएँ, फिर आप करिए ना जो भी बैंड करना है, जो भी लगता है कि एक लॉजिकल बैंड होना चाहिए, वो धीमे-धीमे आप बढ़ा सकते हैं। बट लेट पीपल गेट यूज्ड टू दिस, इसको हम पचा हुँ, लें, ये सेटअप्स पचा लें, कैंडल पचने लगें, हम इसको अपने रिसर्च में डालने लगे। देखिए ज़हन में ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर फ्यू पास्ट मेमोरीज़ आल्सो, राइट? जो आप हिस्टोरिकल डेटा पे, टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पे ट्रेड कर रहा होता है, उससे एक फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है। तो आपका तो पूरा ड्राइंग बोर्ड ही चेंज हो गया है। पूरा मिटा के नए सिरे से उसको सबको सेटअप करके करना पड़ेगा। हो जाएगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। बट हुँ, इसको देखते हैं। तो उसी मद्देनज़र इतने टेक्टोनिक शिफ्ट में इस 1 हफ्ते को अभी मैं क्या लूँ? पिंच ऑफ सॉल्ट से लूँ, कैसे लूँ? वैसे तो देखा जाए प्योर नंबर बेसिस पे कि भई बाज़ार थोड़ा-सा चल भी गया है, 24,500 के ऊपर आ भी गया है। जो पहले पीस डील का हाई था 24,600 निफ्टी का, वो अभी भी किसी कारण से इस हफ्ते के भी कैश वाले सेटअप में भी नहीं निकला है। तो मैं भी थोड़ा-सा जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस मेन बिग चेंज, आई थिंक आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। और जब आप ड्राइंग बोर्ड पे जाते हो और स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, तो मैं अब ये चाल इस हफ्ते तो मैं अब थोड़ा न्यूट्रल रह के पूरा बाज़ार को देखा, और ये आने वाला हफ्ता भी मुझे लगता है कि 1 हफ्ता और देखें कि ये सिस्टम कैसे प्ले आउट हो रहा है। इस हफ्ते को एकदम नए सिरे से 50-50 से ट्रीट करेंगे और ये मान के चलेंगे कि बुल्स और बेयर्स का दोनों का पलड़ा फिलहाल बराबर कर दिया है इस नए सिस्टम ने, क्योंकि अभी आके आप कहीं बीच में खड़े हैं, क्लैरिटी कुछ है नहीं कि कैसे बनेगा, कैसे और सेटअप बनेंगे। लॉन्ग रन में देखिए बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। आपका इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो जाता है। आप लास्ट 10 मिनट में बड़ी क्वांटिटीज़ मैच कर सकते हैं, आपका इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो जाता है। जो पूरे दिन आप लेते, बेचते थे, मेहनत करते थे, और वो अगर आप अच्छे से कर पाएँ तो आई थिंक लास्ट हुँ, समय पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी हो सकते हैं। और मैंने एक चैट जीपीटी पे एक रन की थी क्वेरी, तो वो भी मैंने पोस्ट की बाद में, कि ग्लोबली तकरीबन 15 से 25% या कभी-कभी उससे ज़्यादा भी लास्ट के क्लोजिंग सेशन में 15-20 मिनट में काम हो जाता है। तो कहीं उसमें एक थॉट तो ये आता है कि भई पूरे दिन ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है? पोस्ट क्लोजिंग क्लोजिंग में ही सब कर लो। बट आई डोंट नो, वो भी कहीं सही नहीं है। बट वैसे अगर आप हाइंडसाइट में सोचेंगे, सारा वॉल्यूम लास्ट में ही 25% कर देना है, तो पूरे दिन की मेहनत का फ़ायदा क्या है? फल फल क्या है? और अगर उससे ट्रेंड भी कहीं चेंज हो जा रहा है, पलट ही जा रहा है। इस वीक में आई थिंक सेकंड या थर्ड डे आप पूरे दिन गिरे 250 पॉइंट, और शाम को सडनली वो 5 मिनट में आप 150 ऊपर हो गए। तो पूरे दिन के ट्रेंड का फ़ायदा ही क्या हुआ? सो ट्रेंड फॉलोअर के लिए बड़ा विरोधाभास और दुविधा हुँ, हो जाती है डेली में कि भई क्या करें? हम तो वैसे भी वीकली वाले हैं। तो वीकली में तो देखिए बहुत ज़्यादा इसका वीकली कैंडल पे बहुत ज़्यादा असर इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन है, 2-4 दिन आप गैप अप हो जाएँगे, 2-4 दिन आप गैप डाउन हो जाएँगे, तो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। डेली वालों के लिए, एक्सपायरी वालों जी, के लिए, ऑप्शन वालों के लिए डेफिनिटली तकलीफ है। हमारे जैसे वीकली वालों के लिए उतनी तकलीफ नहीं है। हम फटाफट 1 आध हफ्ते में, बस 1 हफ्ता गया और 1 आध हफ्ता और में हम एडजस्ट हो जाएँगे। वीकली कैंडल्स आई थिंक विल फेयरली एडजस्ट दिस मूव, तो उसमें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस एंगल से अगर मद्देनजर देखें, तो वीकली कैंडल अभी भी 24,600 के ऊपर नहीं है। तो एकाध परसेंट हुँ, अभी भी ये समझ के चलें, नया सेटअप है, लोग कन्फ्यूज़्ड हैं। ऐसे कन्फ्यूजन इज़ ऑलवेज़ अ चांस ऑफ वरी। कन्फ्यूजन से ट्रेंड नहीं बनते। कन्फ्यूजन से ऑलवेज़ तकलीफ ही होती है। तो उस एंगल से भी देखें तो मान के चलें कि अभी भी 24,600 के ऊपर बंद नहीं है, तो बेयर्स का पलड़ा 2-4% भारी है। बट जैसे मैंने बोला, बिकॉज़ आई एम गोइंग बैक टू ड्राइंग बोर्ड, आई एम गोइंग बैक टू हुँ, 50-50 एंड थिंकिंग कि ये हफ्ता 50-50 में निकाल देते हैं और देखते हैं। कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, शांति से देखेंगे क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आपके पास अगर एज ही नहीं है, तो आपको ट्रेड करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। तो इस हफ्ते मुझे लगता है कि मैं खाली बैठने वाला हूँ और वेट एंड वॉच देखने वाला हूँ। सिस्टम को थोड़ा मेलो डाउन होने देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। और शायद एक्सचेंज हमारी अ, इतना एक्सपीरियंस मैंने बाज़ार को दिया हुआ है, तो शायद उनको हमारी बात में कुछ दम लगे और इस बैंड को थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं, अगर वो हुँ, क परमानेंटली नहीं, थोड़े दिन के लिए इसको कुछ कम करें इस बैंड को, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी अपील भी है। एक जेन्युइन सजेशन है और बहुत बढ़िया जी। सजेशन है। अगर आप इसको समझें तो थोड़ा बैंड को नैरो करें इनिशियली 15-20 दिन, महीना जो भी है। वन्स पीपल गेट यूज्ड टू इट, आप बढ़ाइए जो भी बढ़ाना है आपको बैंड। जी। ओके, और निफ्टी 500 इसकी क्या तस्वीर दिख रही है? देखिए थॉट तो वही है, मतलब इर एब्नॉर्मल कैंडल बोलेंगे ना इसको। सडनली एक कैंडल ऐसी आई है जो 40 साल में पहली बार बनी है। तो अगेन हुँ, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा यहाँ पे गैप अप भी दिख रहा है। मतलब मैंने वो हल्का सा वो ब्लू बॉक्स बनाया है, थोड़ा ये गैप अप भी दिख रहा है। कई बार क्या होता है ना, जब आप कई बार आप गाड़ी को जब धक्का देके छोड़ देते हैं और उसमें ब्रेक नहीं होता है, तो जाके अपने आप ही रुकती है। तो अब ये कैश हुँ, सिस्टम से अगर हल्का सा ऊपर का पुश लग गया है निफ्टी 500 को, सो मे बी टुवर्ड्स दैट 24,000 24,200 मार्क की तरफ का एक थोड़ा इसको पुश मिल गया है। ऐसा फिलहाल इस वीकली कैंडल से लग रहा है। बट जैसे मैंने बोला, इस वीकली कैंडल को आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेंगे। ये एक बिल्कुल नया कैंडल है। 40
30-40 साल की हिस्ट्री को काटता हुआ बिल्कुल एक यूनिक कैंडल है। तो हम्म, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट में भी हल्का सा धक्का कहीं ऊपर का लगा है। उसीलिए मार्केट में भी ये लग रहा है डर कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है इस धक्के-धक्के में कुछ एक 500, 800, 1000 पॉइंट ऊपर कहीं चल जाए। तो आई राइट। थिंक मंडे ट्यूसडे में थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। बट मैंने जैसे बोला मेरे लिए हफ्ता तकरीबन वेट एंड वॉच का ही होने वाला है। मैं इसको 1 हफ्ता 40 दिन की चीज़ है, 40 साल की चीज़ च पलटी है। 2 हफ्ते दे देने में, 4-8 दिन दे देने में कोई बुराई नहीं है। तो आई एम एज़ आई सेड थोड़ा इसको अगले हफ्ते को फूँक-फूँक के कदम रखेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट के चांस भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने यहाँ हुआ है। ग्लोबल मैर पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं। क्या क्रूड हमारे लेवल्स के नीचे जाके हमें रिवर्स होने के लिए मजबूर कर रहा है? नहीं, वहाँ वो लेवल्स आपके मेंटेन है। अभी देखिए फिर से ये हुआ, फिर लड़ाई-झगड़ा, फिर पीस नहीं हो रही, फिर क्रूड थोड़ा गिरा लेकिन सँभल गया। 70 के नीचे नहीं टिक रहा है। अ, ब्रेंट ब्रेंट ने भी अपने लेवल्स होल्ड करके रखे हैं और बाकी समीकरण चेंज हो रहे हैं क्या? क्या ओवरऑल ग्लोब के वो मुझे बहुत ज़्यादा मैक्रोज़ में नहीं लग रहा है, मैक्रो टेक्निकल्स में। बॉन्ड यील्ड्स नहीं चेंज हो रहे हैं, करेंसी के जो सेटअप्स हम देख रहे हैं इनके, वो नहीं चेंज हो रहे हैं। तो इतनी जल्दी कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली। बट येस शॉर्ट टर्म में मेबी इस धक्के में इंडिया 500-700 पॉइंट कर ले ऊपर का निफ्टी तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड बट मुझे लग रहा है कि मैं उसमें शायद उतने मन से पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ। जी। राइट। एक सेक्टर है मेटल, और इसमें तेजी भी थी, और जो जी। डॉलर इंडेक्स है वो नीचे आया, 100 के नीचे है इस समय। बड़ा सपोर्ट जी। इसको मिला है। तो इसने जो अपना पिछला हाई रिसेंट बनाया था उससे थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर जाने की और कोशिश कर रहा है। क्या लग रहा है मेटल में आपको? देखिए इंटेल इंडेक्स में मेरा थॉट यही है कि ये भी इसका कैंडल भी ये करंट सेटअप में बना है बट कैंडल थोड़ा बेटर है और सारे सेक्टोरियल इंडेक्स से देखें तो उससे काफी डिसेंट जिसको एक ग्रीनिश कैंडल बोलते हैं एक बड़ा ग्रीन बढ़िया एक डिसेंट कैंडल बना है। तो थॉट यहीं पे यही रहेगा कि भाई वो जो डबल टॉप था 13,900 का अब वो हम्म, रिटेस्ट हो और उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। नए समीकरण नए ब्रेकआउट्स हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक जैसे मैंने बोला ये 3-4% का धक्का इस सेटअप से लग सकता है और ये कहीं उस ऊपर जा सकता है। उसके बाद समीकरण चेंज हो जाते हैं। कई बार जैसे बोला आपने ट्रेन को धक्का दे दिया, अब गाड़ी को अब वो रुकेगी अपने हिसाब से। इस धक्के में अगर कहीं 13,900 14,000 वाले लेवल्स डिसाइसिवली मेटल इंडेक्स के निकलते हैं, तो जैसे हमने हम्म, फार्मा इंडेक्स की बात की थी एटीएच जब उसने मारा था कि भाई जी। 6 टू 8% मोर अपसाइड वो कहीं उसमें आ सकती है। तो अगर अगर ये धक्के में 13,900 14,000 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली में क्लोज हो गया और स्टॉक स्पेसिफिक वॉल्यूम्स बढ़े तो हम्म, मुझे लगता है कि आपको ऊपर में 13,500 13,600 तक के 13,500 से 13,700 800 तक के टारगेट्स ऊपर में देखने को मिलेंगे। माफ कीजिएगा 14,500 से 14,000। 14,700 तक के टारगेट्स आपको देखने के लिए ऊपर में मिलेंगे यहाँ पे। जी। ओके। एंड वन मोर, ऑटो इंडेक्स न्यू हाई लगाया है इसने। जी। तो यही दो दो हैवीवेट हैं अभी ये और ये पिछले बुल मार्केट के डार्लिंग्स रहे हैं। मेटल इंडेक्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी कोविड के लो के बाद से, ठीक है? तो ये सारे वो इंडाइसेस रहे हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं कोविड लो के बाद से। तो और ये डार्लिंग्स रहे थे। तो ऑटो इंडेक्स में भी थॉट यही है कि भाई हाई तो निकाल लिया है और उसने अपना राउंड नंबर भी निकाल लिया है तो थॉट यही है कि भाई जब इसको देखते हैं इसमें लग रहा है मुझे कि एक 4-5% का अपसाइड इसमें आ जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज तो मेरे हिसाब से 29,600 के आसपास है अगला हफ्ता मंडे देख लेते हैं इमीडिएटली अगर मंडे को वापस सेल ऑफ नहीं आ रहा और नीचे की तरफ नहीं आ रहा है तो मुझे हम्म, लगता है कि आपको ऊपर में यहाँ पे तकरीबन 30,800 31,000 के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे कहीं दिखने मिलेंगे। उस ब्रेकआउट में कितना सस्टेन करता है उसको देखेंगे। फिर आने वाले हफ्तों में और स्ट्रॉन्गर अपसाइड का व्यू बनाएँगे बट जैसे मैंने बोला नहीं, मेटल्स आप और 38,000 बोल रहे हो। 31,000 31,000 31,800 हाँ, 31। ओके। 31,000 31,800 ये यहाँ पे कहीं मुझे लगता है अगर मंडे ट्यूसडे में एकदम से कैश के बाद अब ये मंडे ट्यूसडे में सडनली कुछ और नीचे का नहीं आ जाए क्योंकि जैसे आप ऊपर के क्लोजेस कर रहे हैं वैसे ही तो आप कभी नीचे के भी क्लोजेस उसी तरह से करेंगे ना तो हम्म, मैंने बोला ना लॉन्ग रन में ये इवन आउट हो जाएगा किसी दिन 30-40 पॉइंट का गैप अप रहेगा किसी दिन 30-40 पॉइंट का गैप डाउन रहेगा क्लोजिंग की तरफ कैश में वो हम्म, चीजें अब होंगी छोटे मोटे गैप्स तो अब आपको मिलते हैं एक सबसे बड़ी चीज अब हो जाएगी मुझे लग रहा है कि काफी सारे छोटे 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 इंट्राडे के गैप्स बनना शुरू हो जाएंगे जिसमें मजा नहीं आएगा एज अ टेक्निकल ट्रेडर लेकिन अभी क्या कर सकते हैं बनेंगे तो फिर देखेंगे क्या क्या करना है बट बनेंगे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे 30-40 पॉइंट के प्लस माइनस वाले गैप बुलिश हम्म। बेरिश गैप सब बनने लगेंगे विच इज नॉट वेरी गुड एज अ टेक्नीशियन मतलब चार्ट्स आपके थोड़े खराब ही रहेंगे बट जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता और ये वॉलेटिलिटी सबसाइड नहीं होती उतनी
हम्म। तब तक वो तकलीफ रहेगी। उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं उसमें ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। जी, करेक्ट। अब अपना विदेशी बाजार डाउ जोन्स 54,000 के ऊपर, जी, न्यू हाई, लाइफ टाइम हाई, और हाई पे हाई। जी। 60,000 की तैयारी करेगा। साइकोलॉजिकल मार्क्स में जैसे मैंने हमेशा बोला है, साइकोलॉजिकल मार्क्स में एक चुंबक, एक कशिश तो रहती है, बट उसके पहले 55,000 का नंबर भी इसके लिए वही राउंड फिगर है। तो 60 तो मुझे लगता है दूर है अभी। 55,000 के ऊपर हम्म। डिसाइसिव क्लोजेस आने लगे तो हम 60 सोचेंगे। बट जब मैं इसके मोमेंटम सेटअप्स और ओवरऑल इसके सारे सेटअप्स देखता हूँ तो मुझे डेली वीकली इसका देख के, वीकली में तो ठीक-ठाक कैंडल बनाए, बट डेली डेली और मंथली इसके मोमेंटम सेटअप्स जब देखता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा-सा डीके है। मोमेंटम इसका धीमे-धीमे अब साथ छोड़ रहा है। सो और ये डॉलर की जो भी वीकनेस, अब आजकल तो क्या, आपकी करेंसी वीक तो आपका बाजार ऊपर। आप निकाई की पूरी रैली देख लीजिए, कहाँ से हुई है। जब निकाई वीक होना शुरू हुआ 120 से लेके 160, उसमें निकाई का ब्रेकआउट भी हुआ, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी हुआ, निकाई ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। अब जैसे येन करेक्शन शुरू कर दिया है, निकाई ने भी एक बढ़िया करेक्शन देना शुरू कर दिया है। तो अब ये डॉलर भी थोड़ा वीक हुआ है, उसका बेनिफिट मुझे लग रहा है कि डॉलर एसेट्स को मिल रहा है, रिप्राइसिंग हो रही है क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है, तो ये एसेट्स को रिप्राइसिंग ऊपर के भाव की मिल रही है, इसलिए आपको दिख रहा है डाउ में भी अपर ट्रैक्शन। तो डॉलर की अगर इस तरह की वीकनेस रही, और क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट करने से इनकार कर दिया, 100-101 का ब्रेकआउट हुआ तो हमने कहा हो रहा है, टारगेट थोड़े आने चाहिए, नहीं आए, ठीक है, और 100 के नीचे आ गया। तो अगर कहीं वहां पे भी थोड़ी सी वीकनेस रही तो यहाँ थोड़ा सा ट्रैक्शन रह सकता है। और 55,000 के ऊपर हम 60,000 सोचेंगे, बट लुकिंग एट द ओवरऑल डेली मंथली के थोड़े से सेटअप्स जो मैं देख रहा हूँ मोमेंटम के, वहां मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव डाइवर्जेंसेस लॉन्ग रन में यहाँ पे बनने लगे हैं, जो कि काले बादल मंडराने का साइन होता है। बारिश होगी कि नहीं होगी वो तो प्राइसेस बताएंगे, बट हम्म। नेगेटिव डाइवर्जेंसेस जब आने लगते हैं मोमेंटम में तो ऐसा लगता है कि थोड़े काले बादल यहाँ पे भी अब मंडराने लगे हैं। ये एक वो इंडेक्स था जहां हमने बोला था कि ऑल टाइम हाई भी बना लेगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा चल सकता है। तो जितना हमें लगा था चलेगा, उतना पॉसिबली ये चल चुका है। 48-49,000 पे जब एक छोटा बुलिश सेटअप बना था तो हमें लगा था कि चलो कर लेगा 10-12-15%। तो वो 10-12% के करीब इसका मूवमेंट हो चुका है। ये भी मुझे लग रहा है कि पक गया है। क्लियर कट रिवर्सल्स या ब्रेकआउट्स देने के लिए इसको नेक्स्ट हफ्ता दे देते हैं, और 55 का हम्म। अगर ब्रेकआउट हुआ तो यस, फिर आप मान सकते हैं कि हाँ, वो 60,000 की तरफ चलने की कोशिश तो करेगा। पूरा आए कि नहीं आए, बट 60,000 की तरफ चलने की तो कोशिश करेगा। और ये एक वर्ल्ड मार्केट का इंडेक्स ऐसा है जो अभी भी सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये अपनी चाल चल सकता है। मैं पिछले कई महीनों से बोल रहा हूँ कि इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये थोड़ी अपनी चाल और चलना है तो चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे भी धीमे-धीमे वो लॉन्गर टर्म सेटअप्स पक रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड जैसे-जैसे ये ऊपर जा रहा है, धीमे-धीमे खत्म होते जा रहे हैं। वो एक हकीकत है। लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड्स उतने बुलिश अब यहाँ पे भी नहीं रहे। जी। सबसे बड़े ट्रेडर ट्रंप ने कहा है कि उनके कार्यकाल में ये 1 लाख हो जाएगा, तो मैं तो उनकी बात मानता हूँ। देखिए, वो अब बताओ। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। वो हम प्राइसेज़ को देख-देख के ट्रेड कर लेंगे उनके साथ। देखिए, 60,000 आएगा, उसके बाद ही तो 1 लाख आएगा। तो पहले 55 का ब्रेकआउट हो, 60-61 वाला खेल लें, 60-61 पे कुछ बनेगा पैटर्न ज़रूर। वहाँ से उसको आगे सोचेंगे और देखेंगे। बट येस, आई थिंक 50,000 आप आए हैं तो किसी न किसी दिन आप 1 लाख भी पहुँचेंगे। बट यहीं से पहुँचेंगे, ये प्रोबेबिलिटी अगर रखी जाए बिना एक करेक्शन के, तो मैं कहूँगा मेबी 10-20% कि आप यहीं से वन साइड जाएँगे। आप एक छोटा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन तो जी। करके जाएँगे। अनहेल्दी हाँ। मार्केट बिल्कुल अच्छा नहीं होता है लॉन्ग रन में। अगर आप हेल्दी करेक्शन बीच-बीच में करते रहे तो अच्छी बात है। वैसे डाउ से कोई शिकायत नहीं जी। है। डाउ ने कोविड में भी अच्छा करेक्शन किया, कोविड के बाद 24-25 में भी ठीक-ठाक करेक्शन किया। हर स्विंग में ठीक-ठाक करेक्शन करके जा रहा है। अगर आप देखें पिछले हर स्विंग को करेक्ट करके पीछे सपोर्ट लेके फिर चल रहा है, व्हिच इज़ अ गुड टेक्निकल सिग्नेचर। तो उस हिसाब से मुझे डाउ से कोई बहुत जी। ज़्यादा शिकायत नहीं है। ठीक-ठाक टेक्निकल ओ। सेटअप्स में चल रहा है और आगे भी चल सकता है। डिपेंडिंग, अगर डॉलर और वीक हुआ, तो ये और हम्म। चलेगा। जी। राइट, राइट, राइट। अब आप मेरे को पहले इसका बताइए, जो ये हमारा ब्रेंट मैंने लिख दिया, दरअसल ये गोल्ड का चार्ट है। मैं इसको जी, चेंज जी। करता हूँ, तब तक आप इस पे हमें बताइए। लेट मी चेंज दिस, क्योंकि हमने गलती से उस पे लिख दिया है गोल्ड, ब्रेंट ऑयल, दैट्स अ गोल्ड। जी। गोल्ड पे व्यू बताइए क्या है, तब तक आप गोल्ड पे आपका जनरल व्यू बताइए, तब तक मैं चार्ट चेंज करता हूँ, हेडलाइंस की वो चेंज कर देता हूँ। देखिए, गोल्ड में थॉट यही रहा, बहुत कशमकश चली 39 4,000 के राउंड फिगर पे मान लीजिए ना कि बहुत ऊपर-नीचे चला। अगर आप वहाँ देखेंगे ना, तो वीकली क्लोजेस बहुत ज़्यादा
अक्टूबर 25 के बाद अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत ज्यादा वीकली क्लोजेस 4000 के नीचे नहीं आए। सो अब हम्म, तकरीबन तकरीबन अभी 1 साल हो जाएगा, 1 आध डेढ़ महीने में। हम्म, जहां हम ये कह सकते हैं सेफली, इनफैक्ट पीछे जाएँ तो 6 अक्टूबर के बाद से बहुत ज़्यादा 4000 के नीचे बंद नहीं आया है। 4000 से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं बंद आया है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, शायद एक भी नहीं आया है। या तो एक भी नहीं आया है। ये लास्ट रेड कैंडल अगर मैं देखता हूँ, तो भी 4000 के हम्म, ऊपर बंद है। तो 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 2025 में जहाँ ये पहली बार 4000 के ऊपर गया था, उसके हम्म, बाद से इसमें 4000 के नीचे का वीकली बंद नहीं आया। देखिए, वीकली क्लोज़ कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये दर्शाता है। और अभी आपने क्या किया पिछले 6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, आप 4050 और 3950, 3960 वो एरिया में आप जाते गए, उन एरियाज़ में रहे 4000 के आस-पास, लेकिन आप वीकली में बंद हमेशा आप 4000 के ऊपर ही मैनेज कर कर रहे हैं। मतलब तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बुल्स का दबदबा है, क्लियर कट दिख रहा है कि एक एक 12 महीने के 8 10-12 महीने के एक सपोर्ट एरिया पे बाइंग हुई है। और इस बार तो मैंने देखा डेटा में सेंट्रल बैंकर्स, ऐसे-ऐसे सेंट्रल बैंकर्स सोना ले लिए जिन्होंने शायद 3-4 सालों में सोना लिया नहीं था। तो जहाँ हम्म, पे सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग चल रही है, और अगर आपको याद हो तो 3-4 साल पहले से हम बोल रहे हैं कि भाई 3 साल पहले से बोल रहे हैं कि अगला 4 साल 3-4 साल गोल्ड का है, तो तब भी हमने, मेरी एक ट्वीट भी पड़ी हुई है, मैंने कहा था कि स्टार्ट एंड, आज से 2 ढाई साल पहले, कि स्टार्ट एन एसआईपी इन गोल्ड एंड थैंक मी लेटर। तो लोग चाहें तो वो ट्वीट ढूँढ के देख सकते हैं। तो वो थॉट अभी हम्म, भी बना है, लॉन्ग रन में अभी भी वो थॉट बना है कि किसी भी एसेट क्लास को बाय करने के लिए रिटेल के पास बेस्ट तरीका सिप का ही होता है। और सिप का होता है, और आप एक साथ लमसम भी डाल सकते हैं। तो 4000 का कहीं वो लेवल दिखा, अब ऐसे समझ में आ रहा है इस बड़े से ग्रीन कैंडल के बाद, कि 4000 का वो लेवल था जहां लमसम कहीं बाइंग भी आई है, और सेंट्रल बैंकर्स ने भी बहुत तबीयत से खरीदा है। और नए-नए सेंट्रल बैंकर्स के नाम मुझे इस लिस्ट में दिखे थे, जो कि मुझे लास्ट हम्म, 6-8 लिस्ट में नहीं दिखे। तो हम्म, कहीं न कहीं तो भाई बड़े लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट है, सेंट्रल बैंक्स को भी इसमें इंटरेस्ट है। ऐसी चीज़ को आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे नहीं रखेंगे? तो एलोकेशन में आप डेफिनिटली इसको रखेंगे एज़ अ पार्ट ऑफ योर एलोकेशन। अब वो जो भी हो, जिसका जो मन करे, 5, 10, 20, 30, 40, बहुत सारे मैं भी देख रहा हूँ मल्टी कैप फंड्स, म्यूचुअल फंड्स देखता हूँ तो वहाँ 25-30% भी कमोडिटीज़ का एक्सपोज़र अब लोग रखने लगे हैं, व्हिच इज़ जो बड़ा कमेंडेबल है। पहले जब हम ये चीज़ें आज से 10 साल पहले से बोल रहे हैं, तब कोई नहीं करता था। गोल्ड और सिल्वर की इस रैली ने सबको मजबूर कर दिया है कि उसको एक अच्छे बड़े चंक में लोग कमोडिटीज स्पेशली गोल्ड सिल्वर को देखने लगे हैं, और 25-30% वेटेजेस आने लगे हैं, व्हिच इज वेरी गुड इन द लॉन्ग रन। तो ये हम्म, लॉन्ग रन की स्टोरी है, और एक लॉन्ग रन एसआईपी कैंडिडेट है। फिलहाल के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई रिस्क रिवॉर्ड 4000 पे बहुत अच्छा था, और वहां से एक अच्छी रैली डेवलप हो रही है। तो अब बात वही है कि एक साथ कूद नहीं पड़े, धीमे धीमे एसआईपी करेंगे, तो मुझे लगता है कि निराशा नहीं हाथ लगेगी, ठीक ठाक पैसे ही बन जाएंगे। तो बट थोड़ा थोड़ा एसआईपी करते रहें, और हम्म। देखते रहें कहाँ इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन जोन्स आ रहे हैं सेंट्रल बैंकर्स के, जो इस 4-6 हफ्तों में 4000 पे लगा। तो 4000 पे आप थोड़े ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बाकी महीनों में आप थोड़ा थोड़ा जितना आप एसआईपी डाल सकते हैं डालिए, मेरे हिसाब से। जी। नहीं, बहुत देखिए इसमें क्या, अमेरिका वगैरह में रेट को लेकर के बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर चली गई है। केविन वॉर्स बड़ी दुविधा में है, करें क्या। भारत में भी आप देखिए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत पैसा सिस्टम में डाला जा रहा है। तो जब तक रेट नहीं बढ़ेंगे तब तक तो गोल्ड खेल कर देगा। कल एक सिट्रनी की रिपोर्ट हमने डिस्कस की थी मॉर्निंग शो में। सिट्रनी का मानना अक्टूबर तक ही 4800 का प्राइस इसका हो जाएगा, गोल्ड का। तो तरह तरह के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, लोग कम ज्यादा कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है देख इसमें। नीरज जी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि राइजिंग बॉन्ड यील्ड एंड गोल्ड के लिए खराब है। ये गोल्ड की पूरी रैली ही राइजिंग बॉन्ड यील्ड में हुई है ना। बॉन्ड प्राइसेस का जो ब्रेकआउट हुआ 21-22 का 40 साल की ट्रेंड लाइन के ऊपर से, वहीं से तो गोल्ड भागा है। तो ये एक भ्रम है कि यील्ड बढ़ने लगेगा तो गोल्ड सडनली गिरने लगेगा। एक आध दो दिन का नी रिजैक्ट रिएक्शन हो सकता है। लॉन्ग रन में मुझे ऐसी कोई भी कोरिलेशन नहीं दिख रही है। फिलहाल लास्ट अगर मैं 4 साल का देखूं, जहां से 40 ईयर बॉन्ड यील्ड का ब्रेकआउट है, जो मैंने ट्वीट भी की थी, 10 ईयर बॉन्ड यूएस का 40 साल का चार्ट, जहां से हम्म, वो ब्रेकआउट हुआ उसके इर्द गिर्द से ही 3-4-6 महीने के अंदर ही गोल्ड भी पलट के ब्रेकआउट करके भाग गया है। ये पूरी रैली गोल्ड की हायर यील्ड में ही रही है ना, कहाँ यील्ड कम हुई है। जी। 25 पैसे से आप अब 4.70 पे आ गए हैं। इट हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग बॉन्ड यील्ड, और यही 2 ढाई साल गोल्ड की फैंटास्टिक रैली रही है। तो ये कहाँ प्रूव हो रहा है कि अगर रेट हाइक आएगा तो गोल्ड, मैं कह रहा हूँ रेट हाइक आएगा और चलेगा ये, गिरेगा नहीं। एक आध दिन वो नीचे में गिरेगा, लेकिन रेट हाइक आएगा ये और चलेगा, क्योंकि पूरे रेट हाइक साइकिल में ही तो चल रहा है ना ये। ये हम्म, पूरे रेट हाइक साइकिल में ही चला है।
फ्रॉम 0.25 टू वेयर वी आर राइट नाउ। इनफैक्ट वो जो 40 साल की ब्रेकआउट हुई ट्रेंड लाइन 20-21 वाली, 22 वाली, वहीं से ये भागा है। तो मुझे तो डायरेक्ट कोरिलेशन लग रहा है। चार्ट देखेंगे ना तो ये भ्रम बड़े आसानी से टूट जाते हैं। इट्स अ मिथ। ये साथ में ही चल रहा है अभी यील्ड के। यील्ड बढ़ेगी और बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी क्या होता है या अगले हफ्ते में। या तो जी, माहौल, जो कि कैश वाला भी सिस्टम है, गोल्ड सिल्वर है, बहुत सारी चीजें हैं, जी। और अब नए ट्रिगर की तलाश बाजार करेगा। तो हम लोग देखेंगे हफ्ते हफ्ते क्या होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।